कार्य उचित समय पर करें। अब रही बात कटाई की, तो सामान्य तौर पर इन फसलों की कटाई हंसिये से की जानी चाहिए और कटाई शाम और सुबह को ही करें और कटाई सावधानी पूर्वक करनी चाहिए ताकि दाने झड़ने न पाए। कटाई के बाद इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि फसल को खेत में 2 या 3 दिन से अधिक न रहने दें। अतः कटाई के पश्चात जितनी जल्दी हो बंडल बनाकर खलिहान में ढेर बना लें और 1 या 2 दिन पश्चात खलिहान में फैला दें और 5 से 6 दिन सूखने के बाद इसकी गहाई का कार्य प्रारंभ करें। और मड़ाई का कार्य 2 विधियों से किया जा सकता है। प्रथम, खलिहान में कटी फसल को फैलाकर ट्रैक्टर या बैल चलाकर, और दूसरा थ्रेसर द्वारा। जिस थ्रेसर से गेहूं की मड़ाई की जाती है उसी से जाली बदल कर किया जाता है। मड़ाई करते समय कुछ सावधानी अवश्य रखें। जैसे यदि आप ट्रैक्टर या बैलों से मड़ाई कर रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार ही घुमाएं। यह ध्यान रखें कि फसल अवशेष में फलियां न रह जाएं। और यदि आप अधिक समय तक ट्रैक्टर घुमाते हैं तो दाने टूटने लगते हैं। और आप थ्रेसर से मड़ाई का कार्य कर रहे हैं तो इसमें भी तकनीकी अभाव के कारण दाने टूटने लगते हैं। अतः थ्रेसर को किसी जानकार कारीगर से ठीक करा ले, उसके उपरांत ही मड़ाई करें। मड़ाई के उपरांत अनाज की अच्छी प्रकार से सफाई कर लें। उसके बाद अनाज को इतना सुखा लें कि दांत से दबाने पर दाना चटक जाए, अर्थात अनाज में 10 से 12% तक नमी रहे। अब जो सबसे मुख्य पहलू आता है वो है भंडारण। यह मुख्य पहलू इसलिए है क्योंकि अनाज की गुणवत्ता अच्छी रहेगी, तभी उसका बाजार मूल्य अच्छा मिलेगा। यह बीज के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो भंडारण करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जो कि इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम आपको यह तय करना है कि आप किस पात्र में अनाज का भंडारण करेंगे, जिसके लिए आप बोरे का चयन कर सकते हैं। ड्रम में कर सकते हैं, इसलिए इसमें अनाज भरने से पूर्व धूप में अच्छी प्रकार से सुखा लें। यदि बोरे पुराने हैं तो इसे 3% मेलाथियान के घोल में डुबोकर अच्छी प्रकार से सुखा लें। उसके बाद इन बोरों में या ड्रम में भराई का कार्य करें। भंडारण करते समय यह अवश्य ध्यान दें कि किस उद्देश्य से आप भंडारण कर रहे हैं, क्योंकि या तो आप उसे बीज में प्रयोग करेंगे या स्वयं या बाजार में बेचेंगे। ऐसे में भंडार गृह या ड्रम में कीटों से सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाना है तो आप जैविक कीटनाशी का प्रयोग करें, जिसमें आप नीम की पत्ती या लहसुन के जवों का प्रयोग कर सकते हैं। और बीज हेतु प्रयोग में आने वाले अनाज में आप एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जो कि सल्फोस के नाम से बाजार में उपलब्ध है, 1 टिकिया जिसका वजन 3 ग्राम होता है। 3 ग्राम की 1 टिकिया 8 कुंटल अनाज के प्रयोग के लिए लाएं। इसको 8 टुकड़ों में करके कपड़े में बांधकर बोरा या ड्रम की ऊपरी सतह पर डालकर भंडारण प्रक्रिया को अपनाएं। बोरे का जिस स्थान पर भंडारण करना है उसकी अच्छी प्रकार से सफाई करके किसी कीटनाशक जैसे मेलाथियान के 2 मिलीलीटर प्रति लीटर घोल का छिड़काव दीवारों एवं सतह पर कर दें। उसके उपरांत जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर लकड़ी के पटरे लगाकर उस पर बोरों को रखते जाएं। ध्यान रखें बोरे दीवार से थोड़ी दूरी पर रहे ताकि नमी से बोरे बचे रहें। इस प्रकार किसान भाइयों, कटाई के समय एवं कटाई के उपरांत इन सभी बिंदुओं पर ध्यान रखते हैं तो आपका अनाज सुरक्षित रहेगा और आप उचित लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सीमांत एवं मझोले किसान भाइयों को कृषि के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों को अपनाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि सीमांत एवं मझोले किसान भाई एक व्यवसाय पर निर्भर रहकर अपना जीविकापार्जन तथा विकास नहीं कर पाएंगे। और यदि इसी के तहत कृषि सह व्यवसायों में कुक्कुट पालन की बात करें तो इस स्तर के किसान भाइयों हेतु बैकयार्ड मुर्गी पालन, गिनिया फाउल एवं बटेर पालन कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला कृषि सह व्यवसाय है। और यदि बटेर पालन की बात करें तो कुक्कुट पालन में सीमांत एवं मझोले किसान भाइयों के लिए पालन करना सुविधाजनक होता है,
क्योंकि इस पक्षी में रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों को बर्दाश्त करने की क्षमता अधिक होती है। और यही कारण है कि हमारे जो किसान भाई इस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं, वे इनकी देखभाल तथा आवास एवं आहार व्यवस्था पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं और परंपरागत ढंग से कर रहे हैं, जिससे उन्हें वह लाभ नहीं मिल पा रहा जो कि मिलना चाहिए। लेकिन अगर इस व्यवसाय को वैज्ञानिक संस्तुतियों के आधार पर अपनाया जाए तो यह अन्य व्यवसायों से कम लाभकारी भी न होगा। अतः इस लाभ को देखते हुए यदि आप भी बटेर पालन अपनाना चाह रहे हैं तो बटेर पालन हेतु आप किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के डॉक्टर CB सिंह। बटेर जो एक छोटी प्रजाति होती है मुर्गी समूह की जो है, और इसमें अगर हम मुर्गी पालन की तुलना में देखें तो इस व्यवसाय में हमारे किसान भाइयों को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। खासकर जैसे इसमें प्रजाति की दृष्टि से हम देखें तो 3 प्रजातियां पंतनगर के सचिन कुक्कुट फार्म पे ये जो है बटेर की ये पाल रखी है इसमें, या मेंटेन कर रखी है जर्मप्लाज्म के रूप में। और इसमें जैसे कैरी श्वेता है, कैरी विराट है, कैरी उज्जवल है। तो ये बेसिकली वैसे तो जापानी बटेर से ही विकसित की गई है और तीनों प्रजातियों को जर्मप्लाज्म के रूप में यह मेंटेन किया जा रहा है। इनके अंडे बच्चे किसानों की मांग के अनुसार यहाँ से सचिन कुक्कुट फार्म से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें मुर्गी पालन की तुलना में सामान्यतः जो लाभ है कि एक तो हम अगर देखें तो सबसे प्रमुख और सबसे अच्छा लाभ इसमें, क्योंकि कभी कभी मुर्गी पालन बहुत सारी बीमारियों की वजह से एक घातक व्यवसाय या घाटे का व्यवसाय बन जाता है, लेकिन ये बटेर पालन एक ऐसा व्यवसाय है कि इसमें किसी भी बीमारी के होने का कोई खतरा नहीं है, किसी बीमारी के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है और कभी कोई वैसी समस्या इसमें आती नहीं। दूसरा, इसमें अंडा उत्पादन मुर्गी तुलना में काफी अधिक होता है। एक मुर्गी के खर्चे पे हम कम से कम 5-7 बटेर को पाल सकते हैं। जगह एक मुर्गी के लिए जितनी आवश्यकता होती है उसमें 5-6 बटेर रखी जा सकती हैं। आहार, एक मुर्गी के आहार में 5-6 बटेर को हम जो आराम से रख सकते हैं उसमें जो है। दूसरा, अंडा उत्पादन बहुत जल्दी इसमें शुरू हो जाता है इसमें जो है। जैसे मुर्गी में अगर हम देखें तो 5 से 6 या 7 महीने पे अंडा मिलता है और इसमें 4 से 5 सप्ताह पे बटेर जो है वयस्क अवस्था में आ जाती है और 5 सप्ताह पे इसमें अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है। बटेर पालन सामान्यतः हम आवास व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर देखें तो दोनों प्रकार की आवास व्यवस्था अपना सकते हैं, जैसे डीप लिटर सिस्टम है, केज सिस्टम जो है। और सामान्यतः अगर हम केज सिस्टम में इसको अपनाते हैं तो ये किसान के लिए काफी लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इसमें पक्षियों की जो मोटिलिटी होती है खासकर ब्रूडिंग के दौरान, उस समय जो है ब्रूडिंग के दौरान होने वाली मोटिलिटी की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर ये ब्रूडिंग हमें चीजों की डीप लिटर सिस्टम में करनी है तो उसमें किसान भाई या जो बटेर पालक हैं वो विशेषकर ये ध्यान रखें कि उसमें जो ब्रूडर के अंदर जब चीजों की ब्रूडिंग करनी हो तो उसमें सीधी ब्रूडिंग करने के बजाय ब्रूडर के अंदर हम कोरोगेटेड पेपर का इस्तेमाल करें। आहार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आहार बटेर में मुर्गी पालन की तरह ही हमें संतुलित आहार का इस्तेमाल करना चाहिए। और उसमें संतुलित मात्रा में ही हमें आहार उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि तभी उससे हमें जो है उचित ग्रोथ या उचित शारीरिक भार और अच्छा अंडा उत्पादन जो है वो हमें मिल पाएगा उसमें जो है। और आवास में सफाई का विशेष कर ध्यान रखा जाए और उसमें जो है अगर डीप लिटर सिस्टम है तो बिछावन की नियमित रूप से सफाई और हर 8वें 10वें दिन पर उसकी अलट पलट या नियमित रूप से पलटाई करते रहे। बिछावन जो हमेशा उसमें सूखा रखें उसमें जो है। इसमें अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो सभी चीजों को जोड़ करके उसमें चूजे की कॉस्ट, आहार की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट सभी जो है लगा करके उसमें 4-5 रुपया प्रति बटेर जो है एक 4 सप्ताह के अंतराल पे किसान को जो है बच सकता है और 1000 बटेर की एक छोटी सी इकाई किसान आराम से जो चला सकता है, उसमें जो पाल सकता है। इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अगर इस व्यवसाय को व्यावसायिक रूप में अगर अपनाया जाता है तो ये व्यवसाय काफी लाभकारी हो सकता है। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक ब्रेक का। सतारा जिले के राम बाबू पाटिल महिंद्रा फाइनेंस को जब मिले आए
थी उनके पास सिर्फ पुरखों की जमीन। ट्रैक्टर कहाँ था? सिर्फ हौसला था मन में पक्का, जिसे हमने पहचाना। जहाँ दूसरों ने देखा सिर्फ एक आम बंदा, हमने देखी बंदे की कमाने की क्षमता। इसीलिए कहते हैं वाहन कोई भी हो, लोन हम देंगे। महिंद्रा फाइनेंस, बंदे में दम, पहचाने सिर्फ हम। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। वर्तमान समय में बैगन की फसल फूल एवं फल बनने की प्रारंभिक अवस्था में है और खेतों में खड़ी इस फसल पर जीवाणु जनित रोगों के अंतर्गत उकठा का प्रकोप बहुतायत से देखने में आ रहा है। अब अगर इस रोग के लक्षणों की बात करें तो खेतों में खड़ी यह फसल एक ही जगह अथवा समूह में मुरझाई हुई दिखाई देती है, जो बाद में चलकर सूख जाती है, जिसके कारण फसल से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही किसान भाई इस प्रकार के रोगों के कारण लक्षण एवं निवारण में पूर्णतः असक्षम महसूस करते हैं। परंतु अगर किसान भाई समय रहते इस रोग के निवारण हेतु समेकित रोग प्रबंधन के विभिन्न विधियों को अमल में लाएंगे तो इस फसल से होने वाले नुकसान से काफी सीमा तक बचा जा सकता है। परंतु कैसे, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह से। किसान भाई, अभी आपके प्रक्षेत्र पर तो जो हम दिसंबर माह में जो बैगन की खेती जो किसान भाई किए हैं उनको मैं आगाह कर देना चाहता हूं। उनके प्रक्षेत्र पर अभी फूल उनके फसल पर आ रहे होंगे और कहीं कहीं फल भी लगना शुरू हो गया होगा या लगने वाले होंगे। और इस अवधि में, इस अवस्था में जो बैगन के प्रक्षेत्र हैं या बैगन वाले प्रक्षेत्र हैं उसमें जीवाणु जनित रोग जो बैक्टीरियल विल्ट के नाम से जाना जाता है, उसको सीडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु ग्रसित करता है। इसका लक्षण किसान भाई आप यह जान लें, यदि आज आप शाम को किसी पौध को स्वस्थ देखते हैं और कल सुबह प्रक्षेत्र जाते हैं या खेत जाते हैं तो उसी पौध को डलनेस या मुरझाया हुआ या सुस्त अवस्था में या सूखा हुआ आपको फिर दूसरे दिन जाएंगे तो उस प्रभावित पौधे के आसपास कई पौधे आपको सूखा हुआ, झुलसा हुआ ये नजर आएगा। और यह आप धीरे धीरे देखेंगे कि उस जगह पर पैच में, समूह में कई पौधे आपके प्रभावित हो जाते हैं, जो पूरा सूख जाता है या मुरझा जाता है। जब आप उसको उखाड़ते हैं तो वहां उसका जड़ आसानी से खेत से पुल आउट या माने उखड़ जाता है। इस तरह का लक्षण यदि आप देखते हैं खेत में तो आप निश्चित रूप से आप समझ लें कि आपका फसल सीडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु से ग्रसित हो गया। इसके लिए किसान भाई इससे बचने के लिए आप एक चीज ध्यान में रखें, प्रभावित पौध को मिट्टी सहित खेत से हटा लें और खेत के बाहर या आग के हवाले कर दें या फिर मिट्टी में गाड़ दें उसको। तत्पश्चात किसान भाई आपको यह करना है कि स्टेप्टोसाइक्लिन इसका 250 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप फसल के ऊपर और फसल के पास, जड़ के पास मिट्टी में उसको आप उपचारित करें या इस्तेमाल कर दें। और कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि इस 250 मिलीग्राम में 1 ग्राम बेविस्टिन भी मिला देते हैं तो सीडोमोनास सोलेनेसियरम नियंत्रण में होता है। उसके बाद
आप देखें कि ट्राइकोडर्मा विरिडी इसका 1 किलोग्राम का पाउडर जो बाजार में उपलब्ध है, मॉनिटर नाम से या कई नाम से जाना जाता आता है बाजार में, उसका 1 किलोग्राम पाउडर को आप मल्टीप्लाई कर लें, करीब 20 से 25 केजी या 40 केजी सड़े हुए गोबर में छां में रखकर उसको मल्टीप्लाई कर लें। 15 से 20 दिन में वह ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 एकड़ पर क्षेत्र में आप छिड़क कर जोत दें। तत्पश्चात ट्राइकोडर्मा का उपस्थिति मिट्टी में हो जाएगा और ट्राइकोडर्मा बैक्टीरियल कॉलोनी को बढ़ने नहीं देता है, उसको रोक के रखता है। उससे और एक चीज होगा, जो बैक्टीरिया का वाहक है निमेटोड, यदि नीम की खल्ली, करंज की खल्ली या कोई और वायल केक है, जो तेलहन वाली जो केक है, खल्ली है, उसको आप खेत में इस्तेमाल करते हैं, उसका भी 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यदि देते हैं तो निमेटोड कंट्रोल होता है। एक सुझाव देंगे कि प्रभावित फसल पर बैगन आप न लें या टमाटर न लें, जो इस रोग जो फसल को प्रभावित करता है, ऐसा फसल आप नहीं लें। और उसके बाद आप क्रॉप रोटेशन अपनाएं, फसल चक्र अपनाएं। अन्नदाता कार्यक्रम में समय हो चला है एक और ब्रेक का। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शानदार। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अन्नदाता कार्यक्रम में आपके साथ। रोज की तरह अन्नदाता हेल्पलाइन में है पूछे गए प्रश्नों का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है तिलौली बलिया के देवशरण सिंह ने। आपने लहसुन की खेती की है और आप इस फसल में इस समय की जाने वाली शस्य क्रियाओं पर जानकारी चाहते हैं। तो देवशरण जी, इस हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जिन किसान भाइयों ने लहसुन की फसल लगा रखी है, इस समय लगभग 90 से 100 दिन की फसल पूरी हो रही है। इस समय किसान भाई क्या करें कि लहसुन की फसल से ज्यादा लाभ हो। इसको रुपाई करने के लिए किसान भाइयों ने, जैसा कि हम लोग समय समय पे तक इनकी जानकारी देते रहते हैं, नाइट्रोजन की पूरी मात्रा, एनपीके जो लहसुन की फसल के लिए रिक्वायरमेंट होता है, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास। तो जो ऐसा कि हम लोग रिकमेंड करते हैं कि फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत तैयारी के समय डाली होगी। इसके बाद किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन की अवशेष मात्रा है उसे फसल के अंकुरण के बाद लगभग बुआई से 30 से 35 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में डाली होगी। इस अवस्था में आप कोई उर्वरकों का प्रयोग ना करें। इस समय जो फसल लगभग 90 दिन की है, इस समय इसमें लहसुन की फसल में बल्ब का विकास, गांठों का विकास हो रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल अवस्था है किसान भाइयों। इस समय पानी का बहुत ध्यान रखें। इस तरह से पानी प्रबंधन करें कि यदि आप साप्ताहिक रूप से खेत में पानी लगाएं, हल्का पानी लगाएं। ज्यादा या कम लगाया तो हमारे पत्तियों के फटने की समस्या रहती है। तो इस समय किसान भाइयों अपने लहसुन की फसल में नमी बनाए रखें। कुछ किसान भाइयों को फसल देखने से पता चला होगा, इसमें एक पर्पल ब्लाच बीमारी लगती है। इसका बैंगनी धब्बा लहसुन का, इसमें पत्तियों पे सफेद फिर धब्बे बनते हैं जो बाद में बैंगनी और इसके बाद हो जाते पीले होके पत्तियां सूखने लगती हैं। तो पर्पल ब्लाच जो, यही बीमारी लहसुन में भी प्याज में लगती है, यही लहसुन में भी लगती है। इससे बचाव के लिए किसान भाइयों सुझाव दिया जाता है डाइथेनियम 45 की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर दें। कुछ क्षेत्र में लहसुन की फसल में थ्रिप्स या महू भी देखने को मिलती है। थ्रिप्स क्या काम करती है? ये पत्तियों के मुलायम भाग पे रस चूसती है। रस चूसने के बाद में ये पत्ती जैसा ग्रोथ करना चाहिए नहीं कर पाती, जिससे कि इसका सीधा
दुष्प्रभाव उत्पादन पड़ता है। तो इससे बचाव के लिए जो डाइमेथियोट या रोगोर एक दवा आती है, उसकी 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव कर दें। इसके बाद किसान भाइयों, जैसे ही ये फसल आपकी 115 दिन के लगभग की हो, पत्तियां पीली पड़ने लगे, पत्तियां जैसे ही पीली होने लगे, तो लहसुन की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड की 3000 ppm की मात्रा खुदाई से 15 दिन पहले यदि हम इसमें छिड़काव कर दें, तो उसके बाद लहसुन की जब खुदाई करेंगे तो उसकी भंडारण क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी बात किसान भाइयों, सिंचाई की जो बात अभी हो रही थी कि नमी बनाए रखें, लेकिन जब पत्तियां पीली पड़ने लगे, कहने का मतलब खुदाई से 20 दिन पहले सिंचाई करना बिल्कुल बंद कर दें। इसके बाद लहसुन की खुदाई के बाद आप इसको जो हम कहते हैं सुखाएं कि इस फसल को खुदाई के बाद 2-3 दिन के लिए लॉन सहित खेत में रखा रहने दें, जिससे कि लहसुन की गांठ और तना के बीच में जो कालराट है, वहां जो नमी है वो सूख जाएगी। इसके बाद इसके क्यूरिंग की बात आती है, लहसुन को पकाने की बात आती। पकाने से क्या होगा कि लहसुन खुदाई के बाद हम 3-4 दिन तक जब हम छाया में सुखाएंगे और उस तने से 2.5 इंच छोड़ के हम गांठ से छोड़ के तने को काट दें। इस तरह से जो हमारी जो भंडारण के समय लहसुन तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब लहसुन काट लें, उसकी ग्रेडिंग करके श्रेणी करके उसकी पुत्तियों, मतलब जो 25 सेंटीमीटर व्यास के हैं, 15 सेंटीमीटर व्यास के हैं, व्यास के आधार पर उनकी जो पुत्तियों का श्रेणीकरण करते हुए उसकी पैकिंग करें और अपनी भंडार उचित जहां बाजार जरूरत हो मांग के स्थानों पर भेजकर इसका बिक्री कर लाभ उठाएं। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है, उसे पूछा है चंदवा आगरा के सुरेंद्र शर्मा ने। आपने फ्रिजवाल गाय की विशेषता पर जानकारी चाहिए है, तो सुरेंद्र जी इस हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। फ्रिजवाल एक संकर नस्ल है और जो 2 नस्लों का मिश्रण है। इन गायों की यदि हम विशेषता देखें तो इन गायों का लगभग भार, वयस्क गाय का भार की अगर हम बात करें तो लगभग 500 किलोग्राम के आसपास होता है। ये गाय प्रथम बार लगभग 2.25 साल के बीच ब्याह जाती हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो इन गायों में दूध देने की क्षमता है लगभग 325 दिन तक। इसके अतिरिक्त 2 ब्यातों के बीच में लगभग अंतर पाया जाता है 1 वर्ष या 13 महीने के बीच में। और ये गाय केवल 80 से 100 दिन के बीच में शुष्क होती हैं, अर्थात दूध में नहीं रहती। यदि प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन की बात फ्रिजवाल गायों में की जाए तो सामान्यतः ये गाय 18 से 20 किलोग्राम दूध देने की क्षमता रखती हैं। इन गायों का रंग सामान्य तौर तरीके से अगर हम देखें तो काला और सफेद होता है। जो काला रंग है ये आया है होल्स्टीन फ्रीजियन से, जो एक विदेशी नस्ल थी, और जो सफेद स्पॉट हैं वो हमारी भारतीय जाति का थोड़ा सा एक प्रारूप है। इसका मतलब साहिवाल नस्ल में वो कहीं ना कहीं किसी रूप से छिपे हुए थे। वैसे अगर देखें तो कुछ जानवर हमारे पास काले और बादामी नस्ल के भी मिलते हैं। सामान्यतः इन जानवरों को पालने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। अगर वैज्ञानिक प्रबंध से इन पशुओं को पाला जाएगा तो अत्यधिक दुग्ध उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। अब रुख करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की तरफ। किसान भाइयों, अन्नदाता तत्पर है आपके लिए, क्योंकि आपकी समस्या हमारा समाधान। इस हेतु पत्र लिखें इस पते पर। हमारा पता है
प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 या फिर मेल करें annadaata.up@etv.co.in पर। फिलहाल अन्नदाता कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे कृषि संबंधित नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। कानपुर में बेकाबू ट्रक में लगी भीषण आग, ड्राइवर और क्लीनर की जिंदा जलने से हुई दर्दनाक मौत। चंदौली में सपा नेता पर नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला, कई राउंड फायर से मौके पर हुई मौत। बाराबंकी में तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों समेत 3 बच्चियों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। यूपी पुलिस की अजब गजब कारनामे, रायबरेली में महिला से छेड़छाड़ के बाद की पति की पिटाई, तो लखीमपुर में युवक को किया अधमरा। और इटावा में बेखौफ हुए दबंग, लड़की भगाने के आरोप में आधा दर्जन परिवारों पर ढाया कहर, जूतों की माला पहना महिला को किया अपमानित। नमस्कार, अपना यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहेल खान। कानपुर में एक ट्रक में भीषण आग लगने से उसमें सवार ड्राइवर और क्लीनर की जिंदा जलने से मौत हो गई। दरअसल बिल्हौर थाना क्षेत्र के लालपुर इलाके में बीती रात कन्नौज से प्लास्टिक दाना लोड कर आ रहा एक अनियंत्रित ट्रक पेड़ से टकरा गया, जिससे ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक में लगी आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक में आग की सूचना पर मौके पर पहुंच दमकल की गाड़ियों ने जब तक मौके पर आग बुझाने का प्रयास किया, तब तक ट्रक खाक हो चुका था। जीटी रोड किनारे खड़े ट्रक की आग को देखकर जीटी रोड का ट्रैफिक थम गया और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। ट्रक के अंदर मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पीछे से इस गाड़ी ने टक्कर मारी बहुत जबरदस्त। हमारी गाड़ी इधर साइड में घुस गई, ये आगे जाके फिर पेड़ में लगा। कितने लोग थे उसमें? ये मालूम नहीं भाई साहब कितने आदमी थे। हम तो 2 आदमी थे। कोई निकला उससे? नहीं, उसमें से नहीं मालूम जी, निकला नहीं निकला, क्योंकि हमें लोगों ने निकाल लिया था तो हम तो उधर जाके लेट रहे थे। खबर बाराबंकी से है, जहां तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों समेत 3 बच्चियों की मौत हो गई। ये घटना दरियाबाद थाना क्षेत्र के मझवर गांव की है। यहां एक ही परिवार की 2 लड़कियां और एक अन्य बच्ची नहाते समय तालाब में डूब गईं। बताया जा रहा है कि लड़कियां पहले मिट्टी खोदने गई थी, उसके बाद तालाब में नहाने लगी। गहरे पानी में फंसकर जब एक लड़की डूबने लगी तो उसे बचाने की कोशिश में 2 अन्य भी डूब गईं। तीनों की उम्र 8 से 10 साल के बीच बताई जा रही है। किस्मता बताया है। हाँ किस्मता है। तब फिर सही नाम बताइएगा। निकारी मटे बनहात रहा बस 2 जन एक जनी बूढ़ी बस सिंटक पके सिंटो हम चली वापस पर गई बचाओ गिर गए। हम 2 जने घर भाग गया घर का बताया तो सब जने गए निकारी है। शरीर में मिट्टी लगी हुई थी, उसको धुलने के लिए सब गए उसमें, फिर नहाने लगे सब। नहाते नहाते एक डूबा, फिर दूसरा डूबा, फिर दूसरे, तीनों आपस में बचाते एक दूसरे को बचाने में डूब गए सब उसमें। बस इसकी सूचना हमें थाने में मिली है, इसकी कार्रवाई के लिए मैं। चंदौली में बेखौफ अपराधियों ने एक सपा नेता को गोलियों से छलनी कर उसकी हत्या कर दी। इस मृतक का नाम केशव लाल है और वो जिले के बलुआ थाना के शेरपुर के निवासी थे।
दरअसल केशव कल देर रात अपनी दुकान से घर जा रहे थे, तभी नकाबपोश बदमाश ने उनके ऊपर फायर झोंक दिया। नकाबपोशों ने कई राउंड गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। देर रात तक लाश को गांव वालों ने थाने में ही रोके रखा और पुलिस को शव देने से इनकार कर दिया। बाद में मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने जब मामले में त्वरित